फातिमलिस्ट लिटरेचर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। दोस्तों, in my previous lecture I have explained you about the first part of the story, two stories about flying, his first flight. In today's lecture I am going to explain you the second part of the same chapter, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So let's get started. The second part is talking about flying of an aeroplane. Let's see, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. So he's telling, वो कह रहा है कि आसमान में चांद जो है तो वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था उसके पीछे, और सितारे चमक रहे थे और आसमान क्लियर और साफ दिखाई दे रहा था. There wasn't a cloud in the sky, और कोई बादल नज़र नहीं आ रहे थे. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और वो ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश था कि मेरे नीचे पूरा का पूरा शहर सो रहा था और मैं उनके ऊपर से फ्लाई करता हुआ एरोप्लेन में जा रहा था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. कहाँ से जा रहा था वो? ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में उड़ते हुए वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो अपने हॉलीडे के लिए जा रहा था और वो ये उम्मीद कर रहा था. लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स ये आशा करना, ये उम्मीद करना कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ वक्त गुजारेगा. I looked at my watch 1:30 in the morning. उसने अपनी घड़ी में देखा और रात का 1:30 इन द मॉर्निंग मीन्स रात के 1:30 हो रहे थे, 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नोज यानी विंडो के पास से देखा तो उसको मुझको क्या दिखाई दिया? यहाँ पर एक सिटी की लाइटिंग्स और शहर दिखाई दिया. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो मैंने जैसे ही रेडियो स्विच ऑन किया और मैंने आवाज़ लगाई कि पेरिस कंट्रोल Dakota DS-088 यहाँ पर बोल रहा है और क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. रेडियो में से इमीजिएट आवाज़ आई, जवाब आया. DS-088, आई कैन हियर यू. यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-088, ओवर. तो वो जवाब क्या था? ये DS-088 हम आपको सुन सकते हैं और आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी आप जो है तो दिशा से थोड़ा अलग जा रहे हो. तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि कंट्रोल रूम में अक्सर फ्लाइट को रडार में देखकर उनकी सही दिशा को दिखाया जाता है और उससे पायलट की बहुत मदद होती है. तो ये कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट एंड द कंट्रोल रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो मैंने क्या किया? मैंने अपना कंपास चेक किया, मैप चेक किया और सेकंड वाला जो मेरा फ्यूल टैंक था वो उसको ऑन कर दिया, यानी एक टैंक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था फ्यूल का. I will be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं सुबह के नाश्ते के लिए वक्त पे पहुंच जाऊंगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ जाकर सुबह बहुत अच्छे से बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा, बहुत ही हेवी ब्रेकफास्ट लूँगा.
और हर चीज़ जो है तो अच्छे से जा रही थी, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं था अब तक। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। अब पेरिस से ये निकल चुका था आगे, पेरिस सिटी से, और 150 किलोमीटर तकरीबन ये आगे जा चुका था, तभी उसको एक बड़ा क्लाउड का गुबार दिखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत ही हर तरफ धूल धूल की तरह बहुत बड़ा क्लाउड का स्टॉर्म दिखा, उसको तूफान दिखा। दे वर ह्यूज, और वो बहुत बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े काले काले पहाड़ है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो मेरे रास्ते में खड़े हो गए हैं, आसमान के और मेरे बीच में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ के नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं था प्लेन में कि मैं उनसे बचकर नॉर्थ या साउथ से होते हुए जाऊं, क्योंकि वो लंबा डिस्टेंस हो जाता, उतना पेट्रोल उसमें नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब एक ख्याल मेरे मन में आया कि मुझे वापस जाना चाहिए पेरिस को, क्योंकि पेट्रोल उतना नहीं है और मैं क्लाउड में प्लेन को नहीं डाल सकता, जो कि बहुत रिस्की है, और अगर मैं टर्न लेकर जाऊं तो पेट्रोल उतना नहीं है, मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा इंग्लैंड में। तो एक ख्याल ये आया मेरे मन में कि क्या मैं वापस चला जाऊं पेरिस के लिए, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, तब मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लेता हूँ। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने वो ओल्ड डैकोटा को डायरेक्ट स्टॉर्म में, उस गुबार में डाल दिया, तूफान के जो क्लाउड का तूफान था उसमें डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे ही प्लेन क्लाउड में अंदर दाखिल हुआ, हर कुछ चीज़ एकदम काली दिखाई देने लगी, पूरा ब्लैक हो गया टोटल। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के बाहर से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वाइब्रेशन चालू हो गया। प्लेन भी पुराना था, वो बहुत ही वाइब्रेट करने लगा, जंप करने लगा, ट्विस्ट हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। माई आइज, मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास ऐसे ही घूम रहा था, जो दिशा दिखाता है कांटे, घूम रहा था, सिर्फ घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो काम नहीं कर रहा था, वो खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब दूसरी चीज़ें मैं देखने लगा तो वो भी एक एक करके बंद हो रही थी, रेडियो भी बंद हो चुका था। Paris control, can you hear me? There was no answer. मैंने आवाज़ लगाई, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। The radio was dead, क्योंकि रेडियो ख़त्म हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. न मेरे पास रेडियो काम कर रहा था, न कंपास था, न मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। I was lost in the storm, मैं इस तूफान में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर अचानक एक ऐसा miraculous thing हुई कि उसी घने काले बादल में मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया, जो मेरे बहुत करीब था। It had no lights on its wings. उसके पंख पे कोई लाइट दिखाई नहीं दे रहे थे, but I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे करीब से ही स्टॉर्म में उड़ के जा रहा था। I could see the pilot's face, और मुझे पायलट का फेस भी दिखाई दिया, turn towards me, जो मेरी तरफ देख रहा था। I was very glad to see another person, और मैं बहुत खुश हुआ इतने बड़े तूफान में जाके। मैं डर लग रहा था मुझे, मैं एक दूसरे प्लेन को उड़ते हुए देखकर, उस पायलट को मेरी तरफ देखते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। He lifted one hand and waved, और उसने एक हाथ उठाकर मेरी तरफ हाथ हिलाया, इशारा किया। Follow me, he was saying, follow me, वो मुझे कह रहा था कि आप मेरे पीछे आइए, पीछे आइए। He knows that I am lost, और उसे ये पता था कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। I thought, मुझे ऐसे लगा। He is trying to help me, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरी मदद करना चाह रहा है, वो मेरी मदद की कोशिश कर रहा है।
ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और वो मेरे प्लेन की तरफ आ रहा था, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरा उसको पीछे जाना आसानी से मुमकिन हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुशी खुशी एक फर्माबरदार, एक आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे उड़ने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे तक ये चलता रहा, तब भी वो प्लेन मेरे आगे आगे चल रहा था बादलों के बीच में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो लास्ट टैंक जो बाकी था फ्यूल का, उसमें भी सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बाकी रह गया था मेरे प्लेन में। I was strange to feel frightened again. और मुझे आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तभी मेरे आगे जो प्लेन उड़ रहा था वो नीचे नीचे उतरने लगा, और मैं भी उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं जैसे ही बादलों के बाहर आया तो मुझे 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइन लाइटों की दिखने लगी। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और ये क्या था? ये रनवे था। रनवे में 2 लाइटों की लाइन होती है जो ऊपर से रेडियम और लाइट्स की लाइन पायलट को रास्ता दिखाती है ताकि वो आसानी से रात के अंधेरे में भी लैंड कर सके। It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. और तभी मैंने अपने उस दोस्त को जिसने मेरी मदद की, मुझे रास्ता दिखाया, मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा था। But the sky was empty. लेकिन आसमान खाली हो चुका था। There was nothing there. वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। The black aeroplane was gone. वो जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। I could not see it anywhere. अब मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने प्लेन को लैंड कर दिया वहाँ पर, और मैं बहुत ही जल्दी से उस प्लेन से बाहर निकल आया और कंट्रोल रूम के टावर की तरफ जाने लगा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. जैसे मैं कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। उस वुमेन से मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और ये दूसरा एरोप्लेन वो कहाँ है। I went and asked the woman in the control center where I was and who was the other pilot. वो दूसरा पायलट कौन था? I wanted to say thank you. मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। She looked at me very strangely and then laughed. लेकिन वो लेडी ये सुन के बहुत ही अजीब तरह से मुझे देखने लगी और हंसने लगी। Another aeroplane? क्या बात कर रहे हो? दूसरा एरोप्लेन? Up there in this room, in this storm. इस स्टॉर्म में ऊपर no other aeroplane was flying tonight. और कोई दूसरा प्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा था। Yours was the only one I could see on the radar. लेडी ने मुझे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट बताया कि उस रात उस स्टॉर्म में, उस तूफान के बादलों में कोई भी और दूसरा एरोप्लेन नहीं था, बल्कि मैं अकेला ही वहाँ पर उड़ रहा था क्योंकि उसके रडार में सिर्फ मेरा ही प्लेन दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब ये ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा कि फिर वो इंसान कौन था, वो प्लेन कहाँ से आया था जिसने मेरी मदद की, और ना मुझे रडार दिख रहा था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, ना मेरा कंपास काम कर रहा था, ना मेरे टैंक में पेट्रोल था। तो इस तरह मेरी मदद किसने की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजीब से काले एरोप्लेन में पायलट कौन था? Flying in the storm without lights, और वो भी बगैर लाइट के उड़ रहा था। It's a strange question. With this we came to the end of this chapter. Now we shall discuss the question answers. तो दोस्तों बहुत ही सनसनीखेज एंडिंग है इस चैप्टर की, और ये रीडर को एक डिलेमा में छोड़ देता है, कश्मकश में छोड़ देता है कि वो कौन था।
आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई विल टेक द रिस्क, वॉट इज़ द रिस्क, वाई डज द नैरेटर टेक इट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं रिस्क लेना चाहूँगा, तो वो रिस्क कौन सा था, और वो नैरेटर जो स्टोरी सुना रहा था वो किस रिस्क की बात कर रहा था, और वो किस लिए वो रिस्क लेना चाहता था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, वो बादलों को घने कोहराम को देखते हुए उसने ये फैसला किया कि अगर वो उसके ऊपर से जाएगा तो पॉसिबल नहीं था, और वो राइट और लेफ़्ट यानी नॉर्थ और वेस्ट से जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास उतना पेट्रोल नहीं था, और उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो फ्रांस को वापस आ जाए। लेकिन उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी था, उसको फैमिली से मिलना उसकी बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए उसने क्या किया, वो रिस्क लिया। रिस्क यानी स्टॉर्म में अपने प्लेन को घुसाने का रिस्क लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। हाँ, अब वो किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस रहा जब उसने स्टॉर्म में अपना एरोप्लेन डाल दिया। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही वो स्टॉर्म में एरोप्लेन दाखिल हुआ, सडनली एवरीथिंग लुक ब्लैक, उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, उसका कंपास बंद हो चुका था, उसका कोई नेविगेटर काम नहीं कर रहा था, उसके फ्यूल टैंक में भी फ्यूल ख़त्म हो रहा था, और उसको ना ही कोई हेल्प थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको कुछ भी पता नहीं था। और वो एक्सपीरियंस बहुत ही भयानक था क्योंकि वो सिर्फ गॉड के हवाले था, उसके और कोई मदद करने वाला नहीं था। और अचानक उसने उस प्लेन में ही बाहर से किसी दूसरे एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा था। Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो दोस्तों यहाँ ये पूछ रहा है कि वो जैसे ही लैंड होने के बाद उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं बहुत ही जल्दी उस प्लेन से निकल गया था। क्यों उसको जाने की जल्दी क्यों थी? वो इसलिए थी कि दोस्तों क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि उस स्टॉर्म में उसकी जिसने मदद की वो प्लेन कहाँ है, वो पायलट कौन है, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसलिए उसने प्लेन लैंड करते ही इमीडिएटली उससे बाहर निकलकर, ओल्ड डेकोटा से बाहर निकलकर वो कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ के जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से निकला वहाँ से। What made the women in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में जो औरत बैठी थी वो नैरेटर पे एकदम स्ट्रेंजली उसको क्यों देखने लगी, हैरत से। वो इसलिए देखने लगी क्योंकि नैरेटर ने जब जाके स्टोरी सुनाई कि मुझे वो पायलट बताइए, वो पायलट कौन था, वो प्लेन कौन सा था जिसने मेरी मदद की, जिसने मुझे सेफली लैंड करने में मेरी हेल्प की, मुझे अपनी दिशा दिखाई, क्योंकि मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा प्लेन तो सही सलामत उतरना मुश्किल था क्योंकि ना मेरा कंपास काम कर रहा था, ना मेरे पास फ्यूल था, और इस वजह से जो है तो उसने उसको हेल्प की। तो वो जब वो लेडी ने ये सुना कि वो किस तरीके से जो है तो उसको उसकी मदद करना चाहता है, उसको थैंक यू करना चाहता है, लेकिन लेडी बड़ी ताज्जुब हो गया उसको। वो ये इसलिए ताज्जुब हो गया क्योंकि वो उसने रडार में सिर्फ एक ही प्लेन को देखा था, दूसरा प्लेन वहाँ पर था ही नहीं। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. तो आपको क्या लगता है कि नैरेटर को एक्चुअल किसने मदद की उसकी? तो ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। गॉड नोस इसकी किसने मदद की, ये एक ऑब्लिवियस सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन इन विच एवरीबडी इज़ इन अ डिलेमा कि क्या कहा जाए, या वो कोई सुपरनेचुरल ताकत थी जिसने उसकी मदद की, वो गॉड की कोई एंजल था, गॉड ही जाने वो कौन था। बहरहाल आपको आंसर में ये लिखना है कि इट वाज नॉट वेरी मच क्लियरली गिवन इन द चैप्टर कि वो कौन था, लेकिन वो हो सकता है कि वो एक गॉड की हेल्प थी। तो दोस्तों विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करेंगे। और मैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हूँ, बिफोर द एग्ज़ाम ऑफ 10th क्लास दिस ईयर, most probably by the end of February, by the mid or end of February, I'm trying my best to complete your whole book
बोथ द बुक्स, और पूरे चैप्टर्स में उसमें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। डे एंड नाइट मैं इसके पीछे लगा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बस आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि अगर आपका क्लासेस अगर प्रॉपर नहीं होती है, आपको अगर नहीं वहाँ पर नहीं समझ पा रहा है, तो मैं इसीलिए इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। मैं टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको हिंदी में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में ज़रूर लिख पाओगे। यही मेरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में ब्लैंक ना छोड़े, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, और सिर्फ पास ना हो बल्कि अच्छे नंबर से आप पास होना चाहिए। यही मेरा मकसद है। एंड सी यू in our next lecture. Till then, take care, bye bye, and God bless you all.